नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी वंश आते हैं उन सब पर चर्चा होगी और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। गारंटी है 100% कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चाहे ग्रुप बी का एग्ज़ाम दें, सी का दें या फिर डी का दें, यहाँ तक कि आपको ग्रुप ए के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये जो है अपनी उदारता के कारण प्रसिद्ध हुआ और ये लोगों को काफ़ी दान दक्षिणा देता था, इसलिए इसे लोग लाख बख्श के नाम से पुकारते थे। एक इतिहासकार है फरिश्ता, इसने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी को दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी, तो लाख बख्श को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक जो है अपने यहाँ कुछ विद्वानों को भी आश्रय दिया, जैसे थे हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर। ऐबक जो है कुछ प्रमुख मस्जिदों का निर्माण कराया, जिनका नाम था कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2 फेमस मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। और इसने एक प्रमुख काम किया कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसका शुरुआत इसी ने कराया था। लेकिन ये मस्जिद जो है इसने पूर्ण नहीं करवाया था, इसको पूर्ण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और एक बात ये भी है कि इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ज़्यादातर लोग सुल्तान की उपाधियाँ धारण किए थे, लेकिन इसने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो ये आपका दिल्ली और अजमेर में स्थित है। आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है, ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है। और इन दोनों को निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसमें योगदान नहीं दिया है गयासुद्दीन तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने जो है इसको पूर्ण करवाया इस निर्माण को, और फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको जैसे टूट फाट गया था तो फिर से इसको मरम्मत करवाया था और इसने शुरुआत की थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें 3 लोगों का हाथ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार को निर्माण शुरू करवाया और पूर्ण नहीं किया, तभी ये बीच में मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर इल्तुतमिश इसने पूर्ण कराया और मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ये कुतुब मीनार आपका कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। और दिल्ली में कहाँ? मेहरौली एक स्थान है, वहीं पर है ये, ठीक है। और यहीं के इसी के प्रांगण में आपको गुप्त वंश का जो है लौह स्तंभ में मिलेगा। इसके बारे में मैंने एशियन हिस्ट्री में चर्चा की थी, फिलहाल यहाँ बात आई तो मैंने चर्चा कर दिया। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी जो है लाहौर थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है 1206 ईस्वी में हुई। और आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को विजित भी किया। जब ये मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है बनाया गया इसका उत्तराधिकारी इधर के क्षेत्र के लिए, भारत में राज्य करने के लिए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमेशा लाहौर में ही रहा, इसने कभी दिल्ली आने की हिम्मत नहीं की। इसके कारण भी बहुत सारे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि ऐबक जो है जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो इसके जो गोरी के दास थे, मोहम्मद गोरी के दास थे, इसमें 2 थे, एक ताजुद्दीन यल्दौज और दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा। तो ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी, तो वो तो भाई अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन यल्दौज की समस्या लगातार बनी रही और इसी के डर से ये कभी दिल्ली नहीं आया बल्कि लाहौर में ही रहा और भारत इसकी जो राजधानी थी लाहौर ही रही।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डिटेल था। अगला क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी, ऐसा नहीं है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, ऐसा भी नहीं है। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, तो यही सही है और आपका ऑप्शन डी सही होगा। और ये बात कब की है? तो 1210 ईस्वी की है, ठीक है। ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। और इसे जो है गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसे दफनाया कहाँ गया है? तो लाहौर में ही दफनाया गया है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का जो शासनकाल था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी के मध्य रहा। इसके पूर्व जैसे कि ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो वो दिल्ली कभी आए ही नहीं, वो लाहौर से ही शासन करते रहे। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम रूप से शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे इसने। और इसके सिक्के जो चांदी के होते थे उनको कहा जाता था टका, और जो तांबे का सिक्का होता था वो कहलाता था जीतल, ठीक है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो ये थे इल्तुतमिश। जैसा कि आप सभी जानते हैं और इनके बारे में बता चुका हूँ कि इन्होंने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए। एक चांदी का सिक्का था जिसे टंका कहा जाता था, और तांबा का सिक्का वो कहलाता था जीतल। और ये दोनों सिक्के जो हैं नियमित रूप से इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे, ठीक है। और ये चांदी का सिक्का जो है आपका 175 ग्रेन का होता था। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी? तो ये आपकी दिल्ली थी, क्योंकि इल्तुतमिश ही पहला शासक था सल्तनत काल का जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया, ठीक है। और लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन का टाइम पीरियड जो है शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी के मध्य रहा, और ये जो है चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड जो है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी के मध्य रहा, ठीक है। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ही हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था, क्योंकि जो आपका गुलाम वंश था, प्रथम शासक गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद दूसरा शासक बना इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर रही, जो वर्तमान पाकिस्तान में है इस समय, और इल्तुतमिश आपकी दिल्ली को राजधानी बनाया, जो भारत में है इस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो ये इल्तुतमिश को ही कहा गया था। क्योंकि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, ये जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना इल्तुतमिश को ख़रीदा था, इसीलिए कहा जाता है गुलाम का गुलाम, कि मतलब तो जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम तो था ही, फिर इसने इल्तुतमिश को भी अपना गुलाम के रूप में ख़रीदा ही था, ठीक है। ऐबक ने इसे शुरुआत में ही महत्वपूर्ण पद प्रदान किए, जैसे सारे जहांदार। सारे जहांदार का मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान। और एक बात कि इल्तुतमिश से जो है शादी कर दिया था ऐबक ने अपनी पुत्री का, ठीक है। तो एक प्रकार से ऐबक का ये दामाद भी था, गुलाम भी था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड जो है शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य रहा। रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था, और ये महिला जो है ना वस्तुतः जो है स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का पहली बार उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से जो है इसने राज्य की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने का स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया।
इस प्रकार इसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो इस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। अगला क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में। इसका रीजन ये था कि चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान भी हो गया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो ये था इल्तुतमिश। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में चंगेज खां के बारे में बात की थी। तो अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो ये इल्तुतमिश था। इसका रीजन क्या था कि ख्वारिज्म शाह का पुत्र था एक जलालुद्दीन मंगबरनी, ये भागता हुआ जो है भारत की सीमा तक सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच गया, तो और इसका पीछा किया चंगेज खां ने। ठीक है, तो इसी कारण से ये ऐसा कहा जाता है कि जब ये इल्तुतमिश से सहायता मांगने आया तो इल्तुतमिश ने सहायता नहीं की। इस तरीके से इस समस्या का समाधान भी हो गया। अगला क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम तेमुचिन था और ये मंगोल शासक था एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, ये बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया तथा और सिंधु नदी पार की, तो ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था, ये भी गलत है। तो सिर्फ सही आपका केवल एक ही है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो इससे किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये था तुर्कों का हाथ था इसमें। इन्होंने जो है भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था, तो इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1266 से 1286 ईस्वी के मध्य रहा। इसे जो है इलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की तरह ही ये भी एक इल्बरी तुर्क था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इल्बरी तुर्क कौन कौन था? तो आपका उत्तर हो सकता है कि पहला इल्तुतमिश, ठीक है, और दूसरा बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन ही था। बलबन जो है एक सूलीनुमा बनाया रहता था और उस पर जो है व्यक्ति को बैठा देता था और उसको फड़वा देता था, तो इस तरीके से वो आदमी मर जाता था। बहुत भयानक मृत्यु देता था, खतरनाक तरीका था ये। अगर बात करें थोड़ा सा बलबन के बारे में, तो ये प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है। तो इसका जो पहला है ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है सुल्तान का पद, और दूसरा सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि निरंकुश अगर शासक नहीं होगा तो वो शासक नहीं चला पाएगा उस टाइम पीरियड की बात अगर की जाए तो। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ये बहुत फेमस है, बार बार हजारों बार क्वेश्चन आपके पेपर में बना है, तो इससे बताने की जरूरत नहीं है, संभवतः आप लोग अच्छे से जानते होंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे कारण आर कहा गया है। पहला है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर ली, ये बात बिल्कुल सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या से मतलब होता है कि पहली चीज़ जो है दूसरे से संबंधित होना चाहिए, कथन और कारण। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यही बात ध्यान रखना होता है। तो ये अलग एक बात है और ये आपका आर कारण जो है अलग बात है, इससे दोनों का कोई संबंध नहीं है, ठीक है।
इसलिए आपका ऑप्शन ए ना सही होकर ऑप्शन बी सही होगा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन जो है ना, राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और इसी प्रतिनिधि को ना क्या कहा जाता था, नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है। बलबन का मानना था कि पैगंबर के बाद, मतलब ईश्वर के बाद जो है, दूसरा स्थान राजा का होता था। पहला स्थान पैगंबर का, फिर दूसरा स्थान राजा का ही होता था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि ये बलबन था। बलबन जो है नियामत ए खुदाई नाम से जो मानता था कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि होता है राजा। ठीक है। पैगंबर के बाद दूसरा स्थान ये खुद का मानता था, स्वयं को ईश्वर मानता था कि ईश्वर का ये प्रतिनिधि है राजा का पद, और इसे जिले अल्लाह या जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ को आरंभ करवाया था? तो ये थे बलबन। बलबन ने नवरोज़ त्यौहार को शुरू करवाया था। इसने अपने दरबार में एक बड़े सुल्तान के अनुसार नियम बनाए और इन्हें कठोरता से लागू भी किया। इस क्षेत्र में इसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और इसने कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ भी किया। इसने अपने दरबार में सिजदा प्रथा को चालू किया। सिजदा प्रथा का क्या मतलब होता है? सिजदा का मतलब होता है ज़मीन पर लेटकर अभिवादन करना। और दूसरा प्रथा इसने चालू किया था पाबोस या पैबोस भी कहते हैं। ठीक है। ये होता था, इसका क्या होता था, इसमें सुल्तान के पैरों को चूमना होता था लेटकर। ये था बड़ा खतरनाक आदमी। सिजदा और पैबोस को लागू किया। एक तो ये वाला तो ठीक है, ज़मीन पर लेट कर अभिवादन आदमी कर लेगा, लेकिन जो है ये सुल्तान के पैरों को चूमना, ये बड़ा अजीब लगता है। लेकिन उस समय के राजा थे भाई, सब कुछ इन्हीं के हाथ में था, यही सब कुछ करते थे, तो इन्हीं की मनमानी थी, चाहे जो कराएं, अच्छा या बुरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने नियामत ए खुदाई, ये बात सही है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। इसने इक्तादारी व्यवस्था, यही गलत है। इक्तादारी व्यवस्था का इसने आरंभ नहीं कराया था, बल्कि इल्तुतमिश ने कराया था। फुरकान ए चहलगानी, इसकी स्थापना इसी ने कराया था, बात सही है। इसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया, ये भी बात सही है। तो इस तरीके से बात गलत क्या है? बी वाला गलत है, जो कह रहा है कि इक्तादारी व्यवस्था इसने आरंभ की। इसने नहीं आरंभ की थी, बल्कि इल्तुतमिश ने आरंभ की थी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये आदमी था बलबन ही था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपने अभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में जाना, और गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से आपका था 1290 ईस्वी के मध्य। अब आगे का आप दूसरा वंश पढ़ेंगे जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, वो है खिलजी वंश। आप जान लीजिए इसका सही उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था। इसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी, तो सिकंदर ए सानी भी ये कहा जाता था। और ये जो उपाधि है ना, अपने सिक्कों पर इसने अंकित करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ये सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, और ये जो है एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर इसने ये विचार त्याग दिया। और ये आदमी ऐसा था ना, नया धर्म भी चला देता, बहुत ही खतरनाक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये आदमी था जफ़र खां। जफ़र खां जो है उस समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफ़र खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल जो हैं काफ़ी प्रभावित थे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, तो इनके पति का नाम जो है राणा रतन सिंह
पद्मिनी की कहानी जो है आपको 1540 ईस्वी में लिखित मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में मिलती है। इनके अनुसार जो है पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया और इसने जो है अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनती है। अगला क्वेश्चन, कथन है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का धन प्राप्ति के अभियान थे। बिल्कुल सही है। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। बात जो है 1296 ईस्वी की है। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर इसे जो है अपने एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, लेकिन 1305 और 1306 ईस्वी में इसने जो है किसी भी रीजन से दिल्ली को ये सब जो आय था उसको नहीं भेज सका। तो फिर से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 में अलाउद्दीन ने भेजा किसको? मलिक काफिर को नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर भेज दी। तो इस तरीके से फिर से रामचंद्र जो है हार गए और इन्होंने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस तरीके से जो है देवगिरी का शासक आपको रामचंद्र देव मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो एक तरफ के राजा हैं आपके और दूसरी तरफ राज्य हैं, क्षेत्र हैं जहाँ लोग राज करते थे। तो अगर रणथंभौर की बात करें तो ये हमीरदेव शासन करते थे। चित्तौड़ की बात करें तो ये राणा रतन सिंह थे। फिर देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, 3 4 2 1। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक ही था और वो था शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। इसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्होंने मिल्क मतलब होता है राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशन, और वक्फ का मतलब होता है धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में जो भी लोगों को मिली थी ना, इसने सबसे वापस ले लिया और खालसा भूमि में उसको परिवर्तित कर दिया। इस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन सही मिलेंगे। पहला मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने भी अपने टाइम पीरियड में 50% कर दिया था और इसने भी 50% कर दिया था लोगों से। ये कर के रूप में 50% उत्पादन का लेते थे। बहुत ही कठिन काम था लोगों के लिए उस समय देना। ये सब एक प्रकार से ये सब राक्षस के अवतार थे। कहने का मतलब लोगों को कष्ट नहीं समझ रहे थे, बस खून पिए जा रहे थे कर के नाम पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन सही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों यहाँ मिलेंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृष से ज़मीनों को पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, ये बात सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू की, ये बात गलत है। इसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी बात सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन की जो लगान व्यवस्था थी ना, संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसका रीज़न ये था कि भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा कर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान-ए-मुस्तखराज
विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे खुद, मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। इनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। इनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद मतलब जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रह गया था, सबको समान कर दिया इसने। ये बात अच्छा किया था इसने। कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये बात सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगर को कम वेतन देना चाहता था, ये बात गलत है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अलाउद्दीन जो है ना, अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। इसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। इसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई थी और विस्तृत अधिकार भी दिए गए थे। ये सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव और बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देते रहते थे। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई संबंध नहीं था, अतः कथन आपका जो है जिस तरीके से दिया गया है वही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आपका बी ऑप्शन सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि सल्तनत काल में जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान भी था। तो इस तरीके से सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? तो बहुत ही सफलता प्राप्त की थी। अलाउद्दीन की आर्थिक सुधार, एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था ये सब चीज़ें। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्त की। इसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया था। तो बाजार अधीक्षक कौन था? मलिक कबूल था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आपके पेपर में बनता है। इसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से भी लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो वही आपका आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यही आदमी था, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्यों ऐसा कर रहा था? ये ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा इंसान था इसलिए ऐसा किया था, ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था। लोगों को नगद वेतन दे रहा था तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता के लिए इसने कर का सहारा लिया। कर लिया जाता था आम लोगों से। आम लोगों की दुर्दशा जो है ना बहुत ज़्यादा थी। लोग बात तो करते हैं और टाइम पीरियड का, लेकिन इन लोगों के टाइम पीरियड का बात नहीं किया जाता। शासन प्रशासन की बात नहीं की जाती है कि कैसे कितने खतरनाक थे, कितना लोगों को सताया गया, ये सब नहीं बताया जाता। घरी क्या होता है? तो घरी मतलब घर, या उस समय तो घर तो लोगों के पास थे ही नहीं, तो छप्पर होते थे उस पर भी कर लगा देता था ये आदमी, इतना खतरनाक था। और ये चराई कर, जानवरों को चराने के लिए भी कर लगा देता था। दुधारू जो गाय होती थी, जानवर होते थे, उनको चराने के लिए भी, घास के लिए भी कर लगा दिया था। मतलब हर जगह से खून चूसने का प्रयास इसने जारी रखा। ये आदमी शासक के दृष्टि से तो बहुत घटिया आदमी था एक प्रकार से। इतना ज़्यादा कर
50% कर हर चीज़ में बड़ा ही कठिन जीवन यापन कर रहे होंगे उस समय के लोग। सोचिए, कल्पना करिए, तो बड़ा कष्ट होता है कि पहले तो उस समय संसाधन नहीं थे हर चीज़ के, जैसे आज इतने संसाधन हैं, उस समय संसाधन नहीं थे। थोड़ा बहुत फसल होता था तो उसके लिए ये लोग तलवार के दम पर कर वसूल करते थे, जबकि आम जनता से कर क्यों लिया जाता है? उनकी सुख सुविधाओं के लिए लिया जाता है। तो सुख सुविधा तो कोई नहीं था, बल्कि खून ही पी रहे थे। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इसका सही आंसर है बी, रावी नदी। 1306 ईस्वी में जब मंगोल आक्रमण हुआ तो उसका नेतृत्व जो है कबक कर रहा था। कबक, ठीक है, कबक नाम का व्यक्ति था, वो मंगोल आक्रमण का जो है नेतृत्व कर रहा था, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था। और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा भी बन गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही थे। इन्होंने जो है अपनी सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्त की थी। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाई, प्रशासन को व्यवस्थित किया और सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? देवगिरी, शंकरदेव, ये सही है। ठीक है, वारंगल, यही आपका गलत है। रामचंद्र देव ना होकर ये वारंगल आपका था कहाँ? तो ये वारंगल जो है काकतीय वंश का राजधानी थी। ठीक है, और उस समय शासन कर रहा था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तो ये होगा, रामचंद्र नहीं होगा। होयसल बीरबललाल, ये भी सही है। मदुरा वीर पांड्य, ये भी सही है, लेकिन आपका बी ऑप्शन यही गलत है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जो है कब कैसे बना, तो इसके बारे में जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से जब ये मुक्त हुआ और राजा बना तो अपने आप को पहले खलीफा ही घोषित कर दिया था। ठीक है, ऐसे लोग भ्रष्ट होते हैं, किसी काम के नहीं थे तब भी खलीफा दुनिया भर का पद जो है अपने पास रख लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही आंसर है गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। इसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था और इसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गाजी मलिक जो है इसने 29 बार मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए ये जो है मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मलिक गाजी जो है खुसरो शाह को समाप्त करके, मतलब उसकी हत्या करके, दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी में ये सुल्तान बना और इसका नाम जो है गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी है। इसी कारण इतिहास में इसके उत्तराधिकारियों को तुगलक नाम से पुकारा जाने लगा और ये तुगलक वंश कहलाया। अगला क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल दिया कि ये जो है 8 सितंबर 1320 ईस्वी में सुल्तान बना और गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये अलाउद्दीन का सेनापति था और इसने 29 बार मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा और इसलिए इसे मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि ये गयासुद्दीन तुगलक जो हैं इन्हें गाजी मलिक भी कहते हैं, मलिक उल गाजी भी कहते हैं और ये बेग तुगलक या गाजी तुगलक के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके कई नाम हैं। इन्होंने जो है भूमि सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। इसने मुकद्दम तथा खूतों को
उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग किया। फिर जो है ऋणों की जो वसूली थी उसको बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर जो है 1/3 कर दिया, ठीक है। और सिंचाई के लिए नहरों का इसने निर्माण करवाया। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ये तुगलक वंश था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंश सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और इसने शासन किया 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। फिर उसके बाद गुलाम वंश के बाद आता है आपका खिलजी वंश। इसने शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक। और तुगलक वंश के जो शासक थे जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, इसने शासन किया 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक। तो सबसे ज़्यादा इसी वंश ने शासन किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो ये आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक। ग्रेट आदमी था ये, काफ़ी पढ़ा लिखा था, काफ़ी अच्छा जानकार था, लेकिन इसके साथ कुछ बदकिस्मती रही कि इसने जो भी काम किया सब उल्टा पड़ गया। वो अलग बात है, लेकिन ये पढ़ा लिखा भी था, काफ़ी शिक्षित था, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड जो है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी के मध्य रहा। और ये किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। अमीर कोही नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर कोही संस्था को बनाया क्यों मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो कृषि की उन्नति के लिए बनाया था। और इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? तो कृषकों को डायरेक्ट सुविधा उपलब्ध कराना। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। और इस विभाग का मुख्य काम था कृषकों को डायरेक्ट सुविधा देना। दूसरा काम था कि कृषकों को फसल चक्र अपनाना था, मतलब फसल को बदल बदल कर बोना था। इससे होता है कि आपकी फसल अच्छी होती है। अगर एक ही जैसे आपका खेत है उसमें सिर्फ आप धान ही लगा रहे हैं तो उसकी पैदावार जो है कम हो जाएगी। लेकिन अगर धान के बाद आपने उसमें गेहूँ लगा दिया, ठीक है, गन्ना लगा दिया, अलग अलग फसल आपको बोना चाहिए। फसल चक्र का यही एक मतलब है, ठीक है, कि आपको फसल अलग अलग तरीके से बोना है अलग अलग सीजन में। अगला क्वेश्चन, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो कहाँ ले गया? तो दौलताबाद ले गया। बर्नी के अनुसार बताया जाता है कि ये अपने जो है इस दौलताबाद इसके साम्राज्य के केंद्र में था। मेन रीज़न यही था कि ये इसलिए इसको दिल्ली से दौलताबाद ले आए, लेकिन ये प्रयोग जो है असफल था और इसमें काफ़ी हानियाँ उठानी पड़ी मोहम्मद बिन तुगलक को। काफ़ी लोग नाराज़ भी हो गए क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद आए, फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली गए, तो इसलिए बहुत परेशान हुई थी जनता। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो ये दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये आदमी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था उस टाइम में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी था। और ये जो है अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। और इसका काम था, इस अमीर कोही का मुख्य काम क्या था? तो मुख्य काम यही था कृषकों की मदद करना। और इसका प्रमुख एक और है, इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इन्होंने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने जो है अपने टाइम में अनेक प्रकार के सिक्के चलवाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया था, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही है। बर्नी के कथनानुसार जो है खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति के कार्य रूप में परिणित करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी थी। तो एक सबसे बड़ा कारण ये था कि इनके पास सोना चांदी ये सब कम हो गया था, इसलिए इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था।
संभवतया नवीन और अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण इसने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई। निम्नलिखित में कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक जी थे। इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी, अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है, और सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया ही। और उसका मेन रीज़न था कि उस समय जो है ऐसा माना जाता है कि चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए ऐसा इसने किया। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है। और इन सारी बातों का पता कहाँ चलता है? तो तारीख ए फिरोज शाही में पता चलता है। और ये पुस्तक लिखी किसने थी? तो इसे लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। तो ये बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये बात गलत है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ये बात सही है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये भी बात सही है, तभी तो असफल हो गया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता का टाइम पीरियड जो है 1333 से 1347 ईस्वी के मध्य रहा। और मूर का मतलब क्या है? मोरक्को। ये मोरक्को का था और मोरक्को आपका है कहाँ? तो अफ्रीकी देश है ये। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का था। मोरक्को को मूर भी कहा जाता है और ये देश है अफ्रीकी देश है, ठीक है। और बात करें इब्न बतूता की, तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा इब्न बतूता के बारे में। ये किस देश का था? तो आपको बताना है कि ये मोरक्को का था। बार बार आपसे एग्जाम में आएगा। और किसके टाइम पीरियड में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये सब बातें आप याद रखिएगा, नहीं तो फंसने वाले हैं। और हज़ारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये दिया है इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था किताबुल रहला। तो ये इसकी जो रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है कि इस पुस्तक को किसने लिखा था। तो आपको बताना है इब्न बतूता। इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को देश का था, ठीक है। और मोरक्को में किस जगह का था? तो एक जगह है तांजीर, वहाँ का ये निवासी था। आपका मोरक्को है कहाँ? तो ये अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ये कहाँ दफन है? तो नालंदा में, ठीक है। इस त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इससे पता चलता है कि ये एक सहिष्णु शासक था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं जब दौलताबाद में थे तभी तागी नाम का एक व्यक्ति था जिसने गुजरात में विद्रोह कर दिया। तो सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गए। तागी पराजित हुआ और ये भागकर सिंध चला गया। कौन? तागी। तो तागी को जो है ना इसका पीछा कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने और चला गया सिंध इसको मारने के लिए।
लेकिन जाते समय ही रास्ते में ये बीमार पड़ा और थट्टा के निकट जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और वो टाइम था 20 मार्च 1351 ईस्वी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार था बदायूनी, तो इसने ये कथन कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये भाई बता चुका हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक। और किसने कहा था? तो यहाँ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, बदायूनी इसने कहा था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो थट्टा में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये आदमी था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने जो बेरोजगार थे उसको उसके योग्यता अनुसार उसको रोजगार दिलाने की कोशिश की, एक रोजगार कार्यालय खोलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों की जागीर एवं संपत्ति दान करता था। इसके लिए इसने दीवान खैरात नाम से एक संस्था स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। तो इस तरीके से ये जो है काफ़ी लोगों की मदद करता था, लेकिन हिंदू की नहीं करता था। ठीक है, ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए ऐसी सुविधाएं इसने दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। माना जाता है कि इसके टाइम पीरियड में 1,80,000 के करीब दास थे, इसके पास गुलाम थे। ठीक है, और इनकी देख रेख के लिए जो है एक विभाग भी बनाया गया, दीवान बंदगान। लेकिन ये शौक ना फिरोज शाह तुगलक को भारी पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि भाई बैठा के खिला रहा था इन सबको बिना किसी काम के। यहाँ इनको 10 से 100 टका जो है तक जो है वेतन भी दिया जाता था। तो इस तरीके से जो राजकोष है उस पर बहुत ज़्यादा भार पड़ने लगा, और जब भार पड़ने लगा तो इस तरीके से इनका अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। इसीलिए कहा जाता है जो सरकार, आज की भी सरकारें हैं, बहुत लंबे चौड़े लुभावने ऑफर देते हैं लोगों को, और हम सभी फंसते भी हैं उसमें, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि वो तो नेता हैं, उनके पास महंगाई भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक आम जनता के लिए ये बहुत परेशानी है। अगर मान लीजिए आपको कोई सिलेंडर 500 में मिल रहा है, अब वही सिलेंडर आपको कुछ चीज़ें आपको फ्री में दिया गया, लेकिन वही सिलेंडर जस्ट दुगना 1,000 में मिल रहा है, आपको 500 और ज़्यादा लिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है आम जनता का। फ्री का मटेरियल हानिकारक होता है राज्य के लिए और आम जनता के लिए, राजा के लिए नहीं होता है। राजा आपका जो है देर सबेर भाग जाएगा, छोड़कर, देश ही छोड़कर भाग जाएगा। आप अफ़गानिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं। कैसे? अफ़गानिस्तान एक बर्बाद देश है, उसका रीज़न है कहीं ना कहीं उसके जो नियोक्ता हैं, शासक हैं, उसके जिम्मेदार थे। अशरफ गनी को देख लीजिए, वो अंतिम में भाग गया। कहा जाता है कि 3 हेलीकॉप्टर अफ़गानी रुपए लेकर वो भागा था। जब अमेरिका वहाँ से निकला और तालिबान का शासन हुआ तो वो पैसा लेके भाग गया। वहाँ मर कौन रही है? आम जनता मर रही है। वही हाल पाकिस्तान का देख लीजिए। पाकिस्तान में भी यही हाल है कि वहाँ के जो नेता हैं और सेना के अधिकारी हैं वो बहुत खुश हैं, लेकिन आम जनता वहाँ मर रही है, खाने के लिए मर रही है, कुछ है नहीं। वही हाल आपका श्रीलंका का है। फ्री फंड जहाँ भी जिस देश में बढ़ रहा है वहीं इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तान में ऐसा फ्री फंड का कोई आइटम दिया नहीं जाता है आम जनता को। ये तो अपनी नीतियों से बर्बाद हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नीतियाँ थी कि लोग परेशान हुए। कुछ फ्री का आइटम बांटा गया, कर्ज लेके ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लिया गया देशों से, तो नुकसान हुआ। फ़िलहाल ये हिस्ट्री की बात चल रही है, मैं थोड़ा सा
टॉपिक से भटक गया। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया, ये बात गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये भी बात गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये भी बात गलत है। फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक विभाग अलग से स्थापित किया, ये बात सही है, और उस विभाग का नाम था दीवान बंदगान। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में 1,80,000 से भी अधिक दास हो गए थे इसके यहाँ, और ये दास ही इसकी समस्या का कारण बने और इसके राज को पर बहुत ज़्यादा भार पड़ा, इनको बैठा के खिला रहा था, ठीक है। और इसने काफ़ी अच्छे काम भी किए, लोगों की मदद करता था, मुस्लिम महिलाओं की लड़कियों की शादी कर देता था, रोज़गार विभाग की स्थापना की थी, जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार दिलाने की कोशिश करता था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों की निर्माण किया था, तो इसने 300 नए नगरों का निर्माण किया था, जिसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये सब प्रमुख नगर थे जो आज भी हैं। और अपने बंगाल अभियान के दौरान इसने जो है इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। और इसके राज्य का, फिरोज शाह तुगलक के राज्य का प्रमुख वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ वह था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। इसने बहुत अच्छे काम किए फिलहाल। और नहरों का निर्माण आप सभी जानते हैं क्यों किया जाता है, सिंचाई की सुविधा के लिए किया जाता है। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, और वो कर होता था 1/10। सिंचाई मतलब जो पैदावार होती थी उसका 1/10 भाग आपको देना पड़ता था। ये पहला शासक था जिसने हक के सर्व वसूल किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात किया जा रहा है। इसने 5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराया था। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो इसको आप अच्छे से बता सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो ये आदमी था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो फिरोज शाह तुगलक जी ही हैं, ठीक है। इसने जो है 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे, ठीक है, ये आप जानते रहिए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था, तो ये आदमी फिरोज शाह तुगलक ही था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों को लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सकें, तो ये आदमी फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने जो है कुछ संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। इसने जो है दारुल सफ़ा नाम से एक अस्पताल भी बनवाया। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है, तो ये एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल, मतलब निःशुल्क था। यहाँ गरीब लोगों को निःशुल्क दवाएं दी जाती थी, जो प्रशिक्षित हकीम होते थे, डॉक्टर होते थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, ये हैं नासिर उद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड जो है 1394 से 1412 ईस्वी के मध्य रहा। ये जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगर दिल्ली सल्तनत पर बात की जाए सबसे ज़्यादा किसने शासन किया, तो तुगलक वंश ने ही किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, इसने जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और ये किसका टाइम पीरियड था, तो नसीरुद्दीन महमूद का था। इसी के टाइम पीरियड में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग जो है तुगलक वंश को समाप्त कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था सैयद वंश।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये है संयत वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न को उनके कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन जो हैं 1236, ये इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद शासक बना था। मुबारक खान की बात करें तो ये था 1316 ईस्वी में। अब बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इनका जो है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य शासनकाल रहा। ठीक है, फिर उसके बाद आलम शाह जो है ये 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा और ये शासक था संयत वंश का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो ये लोदी वंश के थे। लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने की थी और ये कब की थी? तो 1451 ईस्वी में की थी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये आपका होगा सबसे पहले बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। क्योंकि जो है बहलोल खान लोदी की अगर बात करें ये 1451 से लेकर 1489 ईस्वी के मध्य रहा। ठीक है, फिर सिकंदर शाह की बात करें तो ये था 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक, और इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये था 1517 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये परास्त किया था खतौली का युद्ध और ये युद्ध लड़ा गया था 1518 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये था सिकंदर लोदी ने बसाया था इसे। अगर सिकंदर लोदी की बात करें तो ये 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था और ये आपका आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। और इस आगरा शहर का बसाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण। ये सिकंदर लोदी जो है ना गज-ए-सिकंदरी नाम से एक पैमाना जारी किया था जिससे भूमि का मापन होता था और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। और एक फेमस क्वेश्चन सिकंदर लोदी की से बनता है कि ये किस उपनाम से कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो इसकी कुछ फेमस चीज़ें हैं, जैसे गुलरुखी नाम से ये उपन्यास या कविताएं लिखता था। गज-ए-सिकंदरी इसने स्टार्ट कराया था। आगरा शहर का निर्माण इसने 1504 ईस्वी में कराया था। किस लिए कराया था? तो राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया था और ये राजधानी भी थी सिकंदर लोदी की आगरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी आगरा को 1504 ईस्वी में शुरू करवाया था बनवाने। ठीक है, और इसका उद्देश्य था राजस्थान के शासकों पर अपना प्रभाव जमाना। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न से किसने गिलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, सिकंदर लोदी। ठीक है, निम्न में से किसने आगरा की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य मतलब अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये सिकंदर लोदी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिकंदर लोदी ने जो है भूमि मापन के लिए गज-ए-सिकंदरी नामक एक प्रसिद्ध पैमाना बनवाया था और इसे कालांतर में शेर शाह सूरी और अकबर ने भी यूज किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है अनाज से जकात कर को समाप्त कर दिया था। सभी इतिहासकार इसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। ये एक प्रकार से ग्रेट आदमी था। कहने का मतलब भाई ज़्यादातर राजा खून पीने वाले ही थे। ठीक है, लेकिन इसने भाई कर नहीं लिया अनाज पर, तो बहुत अच्छा काम किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो खिलजी वंश की अगर बात करें तो ये 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य रहा। लोदी वंश जो है आपका 1451 से लेकर
1526 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश ये जो है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी, ठीक है। और गुलाम वंश आप सभी जानते हैं कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य रहा। तो अब आप इसको तो आप क्रम में लगा ही सकते हैं। आपका क्रम क्या होगा, 4 1 3 2। इनमें से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो बलबन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इब्राहिम लोदी नहीं था, ये अफगान शासक था। तो दोस्तों आज का क्लास आपका होता है एंड। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी लाभ हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं। अगली क्लास जो है आपकी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, उसका प्रशासन आप पढ़ेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ से मतलब वीडियो से जो मैं इस क्लास को दे रहा हूँ ना, 100% रामबाण है। अगर आप पढ़ते हैं ना तो गारंटी है कि आपको कोई असफल कर ही नहीं सकता। किसी भी एग्ज़ाम में आप पास करने का दम रखते हैं। तो ज़्यादा बखान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से कंटेंट मिलेंगे, गारंटी है 100%। अगर ना मिले तो आके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।